हेलो फ्रेंड्स। तो फिज़िक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए आज सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो सेकंड चैप्टर का होगा। दैट विल बी मोशन एंड फोर्स। ओके। तो लास्ट टाइम आपने देखा था, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट की वीडियो जो थी वो अपलोड की थी और उसका काफ़ी फीडबैक भी आया मुझे। काफ़ी लोगों ने पसंद भी की और कुछ फीडबैक, इम्पोर्टेंट फीडबैक जो मुझे मिला वो कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम भी आई और काफ़ी लोगों ने कहा कि उसमें हमने यूनिट्स की ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए हैं या क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं और डायमेंशनल एनालिसिस भी उनको थोड़ा कम समझ आया। तो ये बिल्कुल जायज़ कंसर्न्स थे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था उस वीडियो में कि हम जो यूनिट्स हैं वो हम विद टाइम जो जो चैप्टर्स आएंगे उसी में मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। बिकॉज अगर मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सारे बता दूंगा तो यू माइट गेट कन्फ्यूज। ठीक है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैंने ध्यान में रखी है और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको यूनिट्स और आपको डायमेंशनल एनालिसिस और जो जो चीज़ें हैं जो लगता है कि लेफ़्ट आउट हो गई थी फर्स्ट चैप्टर में तो वो आपको पूरी कवर करा दी जाएगी। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम मोशन एंड फोर्स पे ये देखेंगे और इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस के हिसाब से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए उनको मैंने सबको इसी स्लाइड में बता दिया है इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म। तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, कैसे पूछे गए थे, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर और वेक्टर पहले हम समझ लेते हैं तो फिर विद विद टाइम हम आस्ता आस्ता टर्म्स को देखेंगे। सो स्केलर क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी तो मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी लास्ट चैप्टर अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं दैट आर मेजरेबल। ओके। तो वो क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर कर सकते हैं, दे पोजेस अ मैग्नीट्यूड बट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या चीज़ है। तो देखिए इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया आपको मास की, स्पीड की, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर। अब आप थोड़ा सोचिए, जो मास है, मास की कोई डायरेक्शन हो सकती है? ये जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का मास है जो कितने केजीज में है, 60 kg, 70 kg, देखो ये सारी डायरेक्शंस में फैला हुआ है। तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब वैसे मैं बोलूँगा कि ये वॉल्यूम है, तो एक एक क्यूब है या एक 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 ले लो, एक बेड ही ले लो आप, बेड की जो वॉल्यूम है, तो ये भी सारी डायरेक्शंस में फैली हुई है। हम इसको नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये। तो वैसे टाइम जो है, टाइम, समय, ये भी आप इसको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कह सकते कि जो टाइम है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। टाइम सारी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है और कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। दे विल जस्ट आस्क कि ये जो एग्जांपल्स हैं इसी का क्वेश्चन बना के पूछेगा वो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप ये जो एग्जांपल्स हैं इसको लिख लो कहीं पे। आप इसको लिख लो और इसको याद करो कि क्या क्या एग्जांपल स्केलर में आती हैं और क्या क्या वेक्टर में आती हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है। तो ये हो गया स्केलर। इसमें मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, ये आप डेफिनेशन लिख लो और इसको याद करो। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी आ गई। मैग्नीट्यूड तो जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, उसके साथ उसकी एक डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन भी है। अब जैसे मैंने बोला कि हाँ, स्पीड की बात ले ली, तो स्पीड जो है मैंने बोला यार वो इतनी स्पीड से चल रहा है। मैंने बोला एक 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 पॉइंट है एक्स। ठीक है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक एक ये पर्सन है एक्स, ये जा रहा है, ये जा रहा है किस
सिर्फ इसका मैंने बोल दिया कि ये कहीं पे जा रहा है इतनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कोई क्लू नहीं दिया कि कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो 50 किलोमीटर पर आ रहा है ये इसकी स्पीड है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये जो आदमी है एक्स, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्पीड के साथ इसकी एक डायरेक्शन भी जोड़ दी, ठीक है। मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया उसको कि भाई ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ में जा रहा है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड से जा रहा है। तो अब हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम पड़ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। तो यही फ़र्क है कि अगर आप स्केलर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन जोड़ दो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। एंड ओबेज ट्रायंगल लॉ। अभी ट्रायंगल लॉ क्या चीज़ है, चलो ये मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल लॉ क्या होता है। आप पहले इसकी एग्जांपल्स देख लो आप, ठीक है। तो ये एग्जांपल में आगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस विद अ डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो 50 मीटर चला तो दैट इज़ डिस्टेंस। अगर 50 मीटर समझ लो साउथ डायरेक्शन में चला सो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको इसमें और भी फ़र्क होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, फोर्स भी डायरेक्शन होती है बिकॉज हम अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने आपको बताया स्पीड के साथ इसको रिजेंबल किया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज ये जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी होती है तो एक इसको भी वेलोसिटी पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एक्सेलरेशन होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स मैंने आपको बता दिया, टॉर्क, टॉर्क भी वेक्टर होता है। टॉर्क इज दिस रोटेशन इफेक्ट, ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप समझो कि टॉर्क, ये एग्जांपल्स लिख लो और इसको याद करो। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही लगती है। अब ये ग्रेविटी के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है। आप एग्जांपल्स लिखो। अच्छा, क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में जिसमें इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ दीज इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार ऑप्शन दे दिए थे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी था। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में एक में मास था, एक में वॉल्यूम थी और एक में शायद एनर्जी थी, तो ये दे दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेयर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के भी आते हैं और पेयर्ड भी आते हैं, वो भी क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट दो हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन इज स्केलर एज इट डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। देखो ये एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था कि ये चार ऑप्शंस में से कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, इसको आप लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है। अब इसमें मैंने बिल्कुल मेंशन किया कि इट हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो फिर हम इसको स्केलर क्यों लेते हैं, वेक्टर क्यों नहीं लेते इसको। तो इसका रीज़न ये है कि इट डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशंस हैं कि इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए और ट्रायंगल लॉ भी ओबे करना चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल होती हैं तभी ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको बताऊंगा ये होता क्या है, बिकॉज इतनी ज़रूरत भी नहीं है। देखो समझ लो कि एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ F1, ठीक है। दूसरी फोर्स मैंने यहीं से इस डायरेक्शन में लगाई, इसको कहते हैं F2, ठीक है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट है दैट विल बी अ थर्ड फोर्स
जो इस यहाँ से ओरिजिनेट होगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज़ F3। ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ज़्यादा अंदर नहीं इसके घुसना है, जस्ट ये एक समझने के लिए कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो F3 है दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। कॉस थीटा, थीटा इज़ एंगल, एंगल कहाँ पे, अगर ये मैंने ये ऐसे बनाया और ये ऐसे, तो ये जो ये वाला एंगल है दिस इज़ थीटा। ठीक है, आप इतना नहीं ये समझ आ रहा तो इसको आप रहने दो, दिस इज़ प्योरली मैथमेटिकल। आप बस इतना समझो कि ट्राइंगल लॉ होता है, अगर जो जो इसको ओबे करता है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाया जाता है, अगर उसकी डायरेक्शन भी हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है बट ये ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं करती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप नोट करके लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया इसका। ठीक है, अच्छा अब आगे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन बोथ एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो दो वेक्टर हैं, पहला समझ लो एक ये फोर्स मैंने इस डायरेक्शन पे लगाई, अब दूसरी फोर्स भी मैं क्या कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स बन गई, रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल गई दोनों का सम F1 प्लस F2। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने फोर्स एक लगाई इस डायरेक्शन में और दूसरे लगाई मैंने इस डायरेक्शन में, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट क्या बचा हमारे पास, नेट बचा हमारे पास ज़ीरो। ठीक है, तो यही चीज़ कह रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया है। अच्छा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होगी होगी। अब इक्वल तब है जब डायरेक्शन तो चलो सेम हो ही और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो तब हम इन दोनों को इक्वल कहते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब दो वेक्टर्स सेड टू बी कोलिनियर इफ दे एक्ट पैरेलल अलोंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, वही मतलब हुआ इसका, पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, ये पैरेलल चल रहे हैं तो हम इसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, पैरेलल चल रहे हैं दोनों एक एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं सबसे पहले ऊपर से क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंप्राइजेज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, एक पेयर दे देंगे मास और फोर्स। ठीक है, दूसरा दे देंगे जी आपको स्पीड और वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा दे देंगे आपको टॉर्क और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और चौथा दे देंगे आपको समझ लो पावर और डिस्प्लेसमेंट दे देंगे आपको। तो आपका आंसर क्या हुआ, देखो इसमें फोर्स वेक्टर है पर मास वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों वेक्टर नहीं है, इसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पावर वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, देखो बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा घुमा के आते हैं, थ्योरी यही रहती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, विच विच इज़ कोलिनियर। ठीक है, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर। ठीक है, तो उसमें ये आ जाएगा हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट डिफरेंट डायरेक्शन। फिर आ जाएगा सेम मैग्नीट्यूड बट एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर आ जाएगा सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको करना है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मोशन में, मोशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखो आप, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, अब हमारा कमरा है, कमरा हमारा एक रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब उसके
रिस्पेक्ट में हम मूव करते हैं, तो हमारी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसका मतलब हम मोशन में हैं। समझ रहे हो? जैसे आप चल रहे हो, रोड बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है, बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है, आप चल रहे हो, तो विद सराउंडिंग आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है खिड़की से कि दुनिया पीछे की तरफ भाग रही है, बट नहीं, आप आगे की तरफ चल रहे हो, दुनिया बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब आप मोशन में हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं, कार मूविंग इन अ रोड या फ्लाइंग बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। ठीक है, ये आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, क्या क्या टर्म होती हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने जाना है यहाँ पे, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब क्या है कि मेरी मर्जी, मैं यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगाते 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 ऐसे जाऊँ। ठीक है, तो इस पाथ जो मैंने लिया, इसकी जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, अब इसकी डायरेक्शन नहीं होती तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड क्या, अब आप डिस्टेंस चल रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मैग्नीट्यूड आपने कभी नहीं सुना होगा, मतलब कि इन दिस वे कि हम कोई चीज़ हम चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो तो कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है, ये मैं आपको डिस्प्लेसमेंट जब बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। अभी आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, ये मेरी फाइनल पोजीशन है, मेरी मर्जी में ऐसे ऐसे घूम घूम के गया। ठीक है, अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा डिस्टेंस था और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जुड़ गई। ठीक है, अब क्या है कि समझ लो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, अब मैं घूम के आया, घूम के ऐसे घूम के आया और मैं वापस उसी जगह आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये इनिशियल पोजीशन भी ये रही और फाइनल पोजीशन भी ये रही। ठीक है, इनिशियल भी ये रही, फाइनल भी ये रही। अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस तो ये पूरा हो गया, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से समझ लो 5 किलोमीटर में घूम के आया। ठीक है, अब घूम के मैं अपने घर आ गया हूँ। ठीक है, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब भाई मेरी इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, बिकॉज इनिशियल और फाइनल के बीच तो कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई रहा ही नहीं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरी ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब हुई, जब ये मेरा इनिशियल पोजीशन थी, ऐसे मैं घूम के आया और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहा जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो या मैं आपको ऐसे बताता हूँ, समझ लो मैं 6 मीटर 6 किलोमीटर ऊपर गया। ठीक है, अब 3 किलोमीटर नीचे आया, तो मेरी फाइनल पोजीशन हो गई ये, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से मैं अभी भी 3 किलोमीटर दूर हूँ, तो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस है मेरा ये 6 + 3 9 किलोमीटर ऊपर गया और फिर 3 नीचे आया, बट डिस्प्लेसमेंट है मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ये 3 किलोमीटर। ठीक है, अब सपोज़ कि मैं यहाँ, ये मेरी इनिशियल थी, मैं ऊपर गया 6 किलोमीटर, फिर नीचे आया 6 किलोमीटर और फिर फर्दर 3 किलोमीटर नीचे गया, तो ये मेरी फाइनल पोजीशन आई। तो अब देखो, अगर हम इस लाइन को रेफरेंस माने,
इस लाइन को रेफरेंस माने, तो हम ऊपर गए, नीचे आए वापस, और फिर वापस इस रेफरेंस पॉइंट के और फर्दर नीचे गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम मैं 3 किलोमीटर नीचे गया, तो इस टाइम मैं -3 किलोमीटर हूँ, -3 किलोमीटर, ठीक है। -3 किलोमीटर का मतलब कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से 3 किलोमीटर नीचे हूँ, ठीक है। तो माइनस कोई वो नहीं है कि नेगेटिव हो गया, माइनस जस्ट हम डायरेक्शन को बताते हैं कि हम माइनस डायरेक्शन में हैं, मतलब कि हम जो इनिशियल हमारी डायरेक्शन थी हम उसके उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इक्वल कहाँ है, हम 6 ऊपर जा रहे हैं, 6 नीचे जाके फिर 3 नीचे जा रहे हैं, तो इक्वल तो नहीं हुई है। उसके बाद इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं इसको, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू डिस्टेंस बी ग्रेटर देन डिस्टेंस सी इक्वल टू या लेस देन डिस्टेंस डी लेस देन डिस्टेंस, तो इसका आंसर हो गया सी। कैसे, देखो किसी भी मोमेंट पे हम अगर 6 किलोमीटर ऊपर गए और 3 किलोमीटर नीचे आए तो हमारी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 3 हुई, और डिस्टेंस क्या हुआ, 9 किलोमीटर हुआ, ठीक है। बट हम क्या आया कि देखो शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ ही है, मैं घूम के नहीं गया, मैं सीधा ही गया, सीधा ही गया। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस भी वही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी वही हुई, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ डायरेक्शन, 3 किलोमीटर मैं गया बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तो इसमें मेरी डिस्टेंस भी वही हुई और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर हुई। तो ये वो वाला केस है, इक्वल टू वाला केस। और बाकी जितने भी केसेस होते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑब्वियसली कम ही होती है, इसलिए क्योंकि इसलिए हम इसको डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हो डायरेक्टली यही पॉइंट यही लाइन पूछते हैं वो, ठीक है। तो इस पेज से ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं आगे, स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। देखो स्पीड मैंने 50 किलोमीटर चला 1 घंटे में, तो मेरी स्पीड क्या हुई, 50 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियाँ हम सारे चलाते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर का ये मतलब हुआ कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब है कि अगर मैं समझ लूँ 100 किलोमीटर चला 2 घंटे में, ठीक है, तो आपकी स्पीड स्टिल वही रहेगी, 100/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपकी जो स्पीड है ये ज़रूरी नहीं बताती है कि आपका डिस्टेंस भी उतना है। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका ये थोड़ा मतलब है कि आप सिर्फ 50 किलोमीटर चले हो, चले आप पता नहीं कितने किलोमीटर हो, बट आपके चलने की क्षमता इतनी है, सो दिस इज़ स्पीड, ठीक है। इस ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसका जो यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट हमेशा स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब हम किलोमीटर पर आवर क्यों लेते हैं, बिकॉज मीटर जो है छोटी क्वांटिटी है, तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक डायरेक्ट कन्वर्जन बताता हूँ जो आपने शायद मैथ में पढ़ी होगी। जैसे कि हमारे पास स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, तो इसको आप जितनी भी स्पीड है समझ लो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई करो, 54 है इंटू 5/18, तो जितना भी वैल्यू यहाँ पे मैंने 54 इसलिए कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी, तो ये कितना हुआ 3, तो आपकी स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या जितनी भी स्पीड आप 100 किलोमीटर पर आवर के से चल रहे हो इंटू 5/18 करोगे तो वो आपकी स्पीड हो जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आपकी स्पीड मैंने 15 मीटर पर सेकेंड दी है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो जितनी ये है इंटू 18/5 उल्टा कर लो,
तो जितनी आपकी होगी, ये देखो 3 कटा तो ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक सिंपल कन्वर्जन है जो आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, ओके। तो हाँ, कहाँ थे हम? ठीक है, तो ऐसे यूनिट आपने देखना है कि इसका मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ये मेरे ख्याल में आपने मैथ्स में कवर कर लिया होगा, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड होता है अगर मैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता हूँ तो दुनिया कह सकती है कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किए, फिर अगले 100 किलोमीटर फिर 2 घंटे में कवर किए, और फिर अगले फिर 2 घंटे में कवर किए। इसका मतलब कि हर 2 घंटे में मैं सिर्फ 100 किलोमीटर ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि अगले में मैंने 110 किलोमीटर कर दिया, नहीं। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब मुझे दुनिया कहेगी कि मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें नॉन यूनिफॉर्म में आप देखो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि इंटरवल तो हो ही रहेंगे। जैसे पहले 2 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर चला, दूसरे 2 घंटे में मैंने स्पीड बढ़ा दी, भाई मैं 150 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं हर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूँ, मेरी स्पीड एक जैसी नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस आपने कवर किया होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ये एवरेज स्पीड आएगी। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा। अब वेलोसिटी पे आते हैं, सॉरी। ठीक है, velocity, so velocity is displacement of the object in unit time. Displacement is what? Distance in a particular direction, shortest distance between initial and final position along with the direction. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एस। डिस्प्लेसमेंट को मैंने आपको कहा कि एस से स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी स्मॉल वी। ठीक है, स्मॉल वी इज इक्वल टू एस बाई टी, ये इसकी डेफिनेशन है। यूनिट इसके वही है मीटर पर सेकेंड जो स्पीड के हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली इसमें भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज वेलोसिटी होती है, सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोल दो तो वही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें आपको यूनिफॉर्म स्पीड का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो ये आता है कि इफ़ आई कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हाट टाइप ऑफ स्पीड इट इज़ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या कैसी है? तो वैसे ए, आइदर ए और बी, बोथ ए और बी, या जो भी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसका यूनिट आप देख लेना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बड़ा ऐसा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो हमारी देखो एक्सेलरेशन जो है, आपने जब गाड़ी आपने चलाते हो या आपने गाड़ी देखी होगी तो हम कहते हैं एक्सेलरेटर है उसका, तीन तीन होती है, एक ब्रेक हो, एक क्लच होता है, ब्रेक होता है और एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, हम इसको दबाते हैं गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, अब इसको दबा के रखें तो इंक्रीज़ होगी, छोड़ देंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने दबाई तो एक्सेलरेशन की, छोड़ दी तो आपने रिटार्डेशन की, या मतलब कि इसकी स्पीड कम कर दी आपने। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी हमारी जो देखो स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ए इज इक्वल टू वी बाई टी। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है, देखो पहले घंटे में हमारी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में हमारी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किस रेट से चेंज हो रही है? तो कितने रेट? 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर घंटे में चेंज हो रही है। ठीक है, सो दैट इज़ एक्सेलरेशन, दैट इज़ एक्सेलरेशन। कितनी रेट से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इसको इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी वेलोसिटी कितनी रेट से चेंज कर रहे हो, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ओके, सो इसका जो यूनिट है
इसकी पहले तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन स्मॉल ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है। अब इसका यूनिट देखो, वी अपॉन टी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, टाइम का यूनिट क्या है, अपॉन सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूनिट डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मैं आपको बोलूँ इसका डायमेंशनल एनालिसिस में इसका फॉर्मूला लगाओ, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इज़ वॉट लेंथ, तो L1, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इज़ वॉट टी स्क्वायर नीचे है तो टी ऊपर चला गया तो T-2 हो जाएगा, और मास जहाँ पे कोई नहीं है तो m0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हुआ m0 L1T-2, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब यहाँ इसको आप देख लो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई पर यूनिट टाइम पे, दैट इज एक्सेलरेशन, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती रही है विद टाइम इंक्रीज हो रही है। ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब कि आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही पूरे रास्ते, ठीक है। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो। नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई कि पहले आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन, आप रिटार्ड कर रहे हो, आप स्लो डाउन कर रहे हो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि हम एक फ्री फॉल का केस ले लेते हैं, छत से एक आदमी गिर रहा है, ठीक है, तो उसके पहले सेकंड में वेलोसिटी जो होगी फिर दूसरे सेकंड में एक एक पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और वो रेट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ यही होता है जी की वैल्यू, ठीक है। तो इतने रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब कि हर सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, हर सेकंड में पहले सेकंड में इसकी 9.8 थी, दूसरे में फिर 9.8 से बढ़ी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ के जब तक गिर के मर जाएगा तब तक ऐसी इसी रेट से बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल थी। नॉन यूनिफॉर्म के मतलब कि यार कोई भी अनइक्वल अमाउंट किसी भी मतलब कि इक्वल इंटरवल्स में बिल्कुल अनइक्वली वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, सो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड एवरेज, अब मैं आपको दो एक्सेलरेशन देता हूँ A1 A2, इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज वुड बी A1 T1 प्लस A2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैथ्स में ज़्यादा पूछते हैं, इसमें फिजिक्स में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल दे कैन आस्क, ओके। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपका। अच्छा, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन A point can be zero simultaneously, B cannot be zero simultaneously, C need not be zero simultaneously. So which of these option is correct? Either A और B, A और C या all, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो कि सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन हो गया V अपॉन टी। अगर मैं वेलोसिटी ज़ीरो करूँ, फॉर्मूले मैथमेटिकली देखो, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब कि गाड़ी चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, ठीक है, गाड़ी चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, तो ऑब्वियसली अगर वो चल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। अब मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल दी थी कि भाई अगर वेलोसिटी इक्वली अमाउंट से ये क्या है, एक मिनट, डी नॉट बी ज़ीरो, ठीक है,
मतलब कि जो उसका चेंज है वो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। मतलब पहले घंटे में भी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरे में भी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मतलब कि इसने जो एक्सेलरेटर पे इसने बिल्कुल ईंट रख दी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, तो इस केस में आप देखो कि वेलोसिटी तो है ही है बट एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। नीड नॉट बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। एक ही साथ वो ज़ीरो भी हो सकता है और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं भी हो सकती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो जैसे मैंने ये लिखा है कि इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन पार्टिकल इज मूविंग विद। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एसएससी में इसको पूछा और रेलवे ने भी इसको पूछा है। ठीक है, और ये स्टेट एग्ज़ाम्स क्या होते हैं बेसिकली, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप एक बात याद रखो, जो ग्राफ है कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये ये डिनोट करेगा इसकी स्लोप। इसकी स्लोप डिनोट करेगी स्पीड को, ये याद रखो। ठीक है, समझाता भी हूँ कि क्यों डिनोट करती है, बट वो आपको इतनी डीप में आपको नहीं जाना है। आप इतना याद रखो, अगर डिस्टेंस देखो, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम में अगर ग्राफ होगा तो वो डिनोट करेगा स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ होगा तो वो डिनोट करेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि y इज इक्वल टू एम टी, एक इक्वेशन दे दी है, इसमें लिखा हुआ है कि m इज़ व्हाट कांस्टेंट, मतलब कि y इन्होंने स्पीड बोल दिया और t इज टाइम बोल दिया हुआ है। तो टाइम टाइम ये स्पीड स्पीड दिस y और टाइम के बीच एक कांस्टेंट है m, मतलब कि वेलोसिटी और टाइम के बीच एक कांस्टेंट ग्राफ है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन तो करेगा ही डिनोट, पर ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आप इतना आपको नहीं समझ आता है ग्राफ का, तो आप बस ये याद रखो कि अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनता है तो उसका जो स्लोप होती है, स्लोप वो डिनोट करती है एक्सेलरेशन को। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनता है तो वो वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अब जिसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैं समझा देता हूँ। अगर आपको ये नहीं भी समझ आता तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, जैसे समझ लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये ग्राफ है। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की वैल्यू और ये टाइम की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और टाइम को ये हो गया, ये टाइम हो गया, ये हो गया एंगल थीटा। तो टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा मैं लिखूँ v अपॉन टी। ठीक है, टेन थीटा जो है वो स्लोप, इसकी जो स्लोप होती है उसको डिनोट करता है। ठीक है, और v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो टेन थीटा इज व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेन स्लोप जो है इसकी वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगी। ठीक है, इसका ये मैथमेटिकल मीनिंग होता है, अगर आपको नहीं समझ आया बस ये याद रखो। ठीक है, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। सो अब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, ये मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंगली एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब जैसे इन्होंने वेलोसिटी बोली, टाइम बोला, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि समझ लो इस इंस्टेंट में इन्होंने पूछा कि जो स्लोप है वो किसको डिनोट करेगी, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन होगी और इंस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस। हाँ, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये हमने नाइन्थ में शायद पढ़ी हुई हैं और बड़े रट्टे भी मारे हैं और इसके बहुत क्वेश्चन भी लगाए हैं। ठीक है, आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसकी कंडीशंस याद रखो कि इसका कंडीशन का क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक मिनट। ठीक ठीक है,
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है कि इसमें पूछा है कि व्हेन वी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस? ए, body moving with straight line, in a straight line with uniform acceleration, b in a straight line with non uniform acceleration। ठीक है, ऐसे से दो तीन इधर ए और बी या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आया है। तो आप ये याद रखो कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती हैं एक्सेलरेशन तो हो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। हर घंटे में जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ लो पहले घंटे में 50 थी अब 60 है, तो तीसरे घंटे में 70 होगी, चौथे घंटे में 80 होगी, मतलब कि जो रेट है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हर घंटे बढ़ रहा है वेलोसिटी, दैट इज़ यूनिफॉर्म, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जब ये कंडीशन होगी तभी हम ये इक्वेशन लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है, ये आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको याद कर लो इक्वेशंस को, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, लॉजिक तो है, इसकी डेरिवेशन होती है बट कोई काम की नहीं है आपकी। अच्छा, v क्या है? v इज़ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी याद रखो। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड s इज़ व्हाट? s इज़ डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और a इज़ व्हाट? a इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने स्टार्ट किया रेस्ट से, मैं पहले बैठा हुआ था, उसके बाद मैं 5 घंटे ये अपने 10 मिनट में मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लग गया। ठीक है, तो अब क्या है कि टाइम हो गया यहाँ पे क्या? 10 मिनट, 10 मिनट, या इसको आर में कन्वर्ट कर लो, 10/60 आर। ठीक है, यू क्या हुआ? 0, और वी क्या हुआ? 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 50 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा U0, क्योंकि मैं भाई रेस्ट में था, मेरी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो अब मैं आपको बोलूँगा कि भाई कितना डिस्टेंस में भागा। अच्छा और हाँ, कितना डिस्टेंस में भागा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन पहला फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, टी आपको पता है, वी पता है, ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो अब यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले में लगा दो, वी पता है, यू पता है, ए पता है, एस निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एस पता है तो दूसरे फॉर्मूले में लगा दो, यू पता है, एस पता है, ए पता है, तो टी निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही दूंगा, आप प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बोल दिया, क्वेश्चन लिखो, ट्रेन इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, लिखो, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, ये कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन की होगी। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी है तो आप मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में जल्दी बता देता हूँ आपको, फाइनल वेलोसिटी इसकी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर लो 5/10 के साथ। इनिशियल वेलोसिटी उसने बोले स्टार्ट हो रही है स्टेशन से, इसका मतलब 0 पे होगी। टाइम दिया 10 मिनट, इसको आप कन्वर्ट कर लो 10/60 आर, तो आपका ये वाली कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप? ये आप पहली वाली इक्वेशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके। मैंने आपको बताया कि ये आप आर में कन्वर्ट करो, आप इसको आर में मत कन्वर्ट करो, एक काम करो, इसको मिनट है, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारी जो स्पीड है, स्पीड हम इसको ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे करके इसका आंसर निकाल लो। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, देखो जल्दी जल्दी बताएंगे, मेरे ख्याल में हम काफ़ी ज़्यादा इसका जल्दी, काफ़ी लंबा जा रहा है ये लेक्चर। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, ऑल पार्टिकल्स मूव विद सेम वेलोसिटी पाथ्स पैरेलल। दो पार्टिकल हैं या दो आदमी हैं या दो फ्रेंड्स हैं, वो इसी पाथ पे चल रहे हैं पैरेलली, एक ही साथ दौड़ रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं, भाग रहे हैं पैरेलली और सेम वेलोसिटी से, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि फ्री फॉल हो गया, अब फ्री फॉल में एक आदमी गिर रहा है, तो आदमी की के अंदर जो वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके पार्टिकल्स वो भी उसी स्पीड से गिर रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ट्रेन मूविंग इन अ पाथ, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटरी। रोटेशनल, रोटेशनल वो मोशन होता है, रोटेशनल को आप सर्कुलर से कंफ्यूज ना कीजिए। रोटेशनल वो होता है जिसमें आपका पाथ राउंड होता है बट आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे एक टेबल फैन है, टेबल फैन है वो ऐसे घूम के यहाँ से भी हवा देगा फिर वापस आएगा यहाँ पे, बट उसकी जो पोजीशन है टेबल पे जो खड़ा हुआ है वो तो वैसे ही रहेगा, दैट इज़ अ रोटेशनल मोशन। ओके। सर्कुलर, सर्कुलर में क्या है कि बॉडी ही सर्कुलर पाथ में मूव करती है। जैसे पंखा है, पंखे की पूरी ब्लेड ही ऐसे 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 मूव कर रही है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, देखो यूनिफॉर्म वही हो गया, यूनिफॉर्म जहाँ वर्ड आया वहाँ पे इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप यहाँ पे डाउट बोलोगे कि सर हमने यहाँ स्पीड का वर्ड क्यों, स्पीड वर्ड को क्यों यूज़ किया, हमने वेलोसिटी यूज़ नहीं की। तो इसका ये आंसर है कि वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जब आप पंखे को गोल गोल घूम रहे हो तो इसकी हर सेकंड में इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो हर सेकंड में इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर सेकंड में। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट के यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पीड का नाम लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन में क्या है, आपको सबको पता है सर्कुलर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। पाई इज वॉट, पाई इज 22/7, ठीक है। तो अब हमने एक एक रोटेशन लगाई तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर, मतलब कि पेरीमीटर की कुल कितने टाइम पे, समझ लो 1 मिनट में, टी टाइम पे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज 2 पाई आर/टी, ठीक है। एंड व्हाट इज टी इज फॉर टाइम फॉर वन राउंड, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। फिर मोशन ऑफ ब्लेड्स मैंने आपको बताया, मोशन ऑफ मून, सैटेलाइट एंड अर्थ, ठीक है। कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेंगे, बताओ ये एग्जांपल इज दिस थिंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एटसेट्रा, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सारे क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल पार्ट में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो एक फिनोमिना है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने देखा होगा जैसे कि आप जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, वो उन्होंने देखा होगा कि जब एक कर्व आता है तो उनको बाइक थोड़ी झुकानी पड़ती है अंदर, और अगर वो नहीं झुकाएंगे तो वो कर्व काट नहीं पाते, मतलब कि वो एक कर्व को चला नहीं पाते, उनको प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपने रेसेस देखी होती हैं बाइक की, जो पूरा गिर जाते हैं नीचे तक, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कहाँ गया, हाँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखो उसको, एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स है जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कह लो, आप अर्थ कह लो, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो अगर ये हम ऐसे जा रहे हैं, अगर ये फोर्स नहीं होगी तो हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे, यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे, तो कोई चीज़ है ना जो हमें यहाँ पे वापस आने को बुला रही है, यहाँ पे हम सीधा निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को कंडक्ट करवा रही है, मतलब कि हम देखो हम सीधे जा रहे थे, फोर्स ने हमें थप्पड़ मारा, बोला कि भाई तू ऐसे बात कर ले अपना, फिर इस पॉइंट में भी सीधे चलने लगे, यहाँ पे कर ले, ठीक है। तो एक फोर्स है जो एक सर्कुलर मोशन को चलने के लिए
मेंटेन के लिए रिक्वायर्ड है, और वो होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू mv² आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, m इज योर मास एंड v इज द वेलोसिटी। ठीक है, v इज यूनिफॉर्म स्पीड कह लो, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ठीक है, इसका वो यही एग्जांपल है, साइक्लिस्ट बेंड हिज बॉडी टुवर्ड सेंटर टू ऑब्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस चीज़ में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखो कि एक सेंट्रीपिटल का एक ऑपोजिट फोर्स होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, और एक सीडो फोर्स होती है। ये जस्ट इसको बैलेंस आउट करने के लिए ही हम एक इमेजिनरी फोर्स कह लो आप, सीडो का ये मतलब हुआ, वो बनाते हैं। ठीक है, और वैसे इसका कोई इतना मेन मतलब नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आता है, क्रीम या फैट सेपरेशन इन मिल्क, या ड्रायर, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होता है, उसमें कौन सी फोर्स यूज़ होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। खासकर ये पहले वाला, क्रीम सेपरेशन में कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कौन सी फोर्स होती है, तो आपको फ्यूगल करना है। ठीक है, फिर ये पूछते हैं कि साइक्लिस्ट बेंड हो रहा है, तो भाई वो कौन सी स्पीड को ऑब्टेन कर रहा है, क्यों बेंड हो रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एटसेट्रा, तो आपको सेंट्रीपिटल पे लगाना है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं भाई लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब लॉज उसके पढ़ने हैं। सबसे पहले परिभाषा दी थी न्यूटन ने, जिनको एक फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, और मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये न्यूटन के बारे में आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन के टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम भी कोई ऐसा मैंने इंटरनेट में पढ़ा है कि लॉकडाउन लगा था, तो उन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी बना दिए और कैलकुलस भी बना लिया। कैलकुलस वो होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो कैलकुलस जो होता है वो सबसे टफ चीज़ मानी जाती है, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम बना ली, तो आप तो लॉकडाउन के टाइम एटलीस्ट पढ़ तो सकते ही हो। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, और इनके ही लॉज जो हैं, अच्छा लॉज इनके यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब इंडिया में अगर लॉज लग रहे हैं तो अमेरिका में भी लगेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। उससे पहले हम इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इनर्शिया के बारे में हमें गैलीलियो ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, क्या होता है इनर्शिया, देखो इनर्शिया अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता है तो आप महसूस करो कि देखो, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मतलब कि अपने आप की एग्जांपल ले लो, जब तक आप सुबह सोते हो कोई आपको उठा नहीं ले तब तक आप उठते नहीं हो। ठीक है, कोई मम्मी आएगी आपको थप्पड़ थप्पड़ मारेगी तब जाके आप उठोगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो चेंज होना ही नहीं चाहती जब तक उसको कोई कोई चीज़ एक्सटर्नल फोर्स कोई उसको उस पर पड़े नहीं। ठीक है, तो ये हमारी टेंडेंसी है कि हम चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब 3 टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। कहने का ये मतलब है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर आप ले लो तो टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि हमें रेस्ट में, हम अपने रेस्ट जो हमारी पोजीशन है, हम उसको, हमारी टेंडेंसी है कि हम उसी स्टेट में रहें, उसको चेंज नहीं करें। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझ लो बस चलती है, बस अभी खड़ी हुई है, आप बैठे हो, अब बस चलती है तो आपको, बस आगे की तरफ चलती है, आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक रेस्ट पोजीशन पे हो, तो आपकी टेंडेंसी है, अब वो जैसे ही आगे धक्का लगेगा तो आप रेस्ट पोजीशन में हो, आप पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कारपेट का केस। देखो कारपेट की सफाई करोगे तो हम उसको डंडे से मारते हैं, डंडे से जब मारते हैं तो कारपेट जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है, बट उसमें जो पार्टिकल्स लगे होते हैं वो रेस्ट में ही होते हैं, तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, हमारी टेंडेंसी है कि हम हर अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं, रेस्ट में तो रेस्ट पे ही रहेंगे। अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ मोशन यही है कि टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि अगर चल रही है मोशन में तो चलती रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करे। जैसे कि समझ लो गाड़ी चल रही है,
ठीक है। बट आप देखते हो कि गाड़ी, अगर आप उसको कोई एक्सेलरेटर नहीं डालो या कुछ नहीं, उसको बस चलने दो, तो वो अब एक टाइम पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके टायरों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ये इससे रोड से रगड़ लगती है, टायरों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तो उससे क्या होता है कि गाड़ी अपने आप रेस्ट कर जाती है। ठीक है। तो ये हमारी टेंडेंसी है मोशन की भी। तो अच्छा, बस स्टॉप केस, जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी, अब आप मोशन में हो, तो आप, बस चल रही है आपकी, आप भी अंदर बैठे हो तो आप भी मोशन में हो, बिकॉज आप बस का पार्ट हो। अब बस ने सडनली ब्रेक मारी, आपकी बॉडी को पता नहीं है कि रुकना है, आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है। ठीक है। तो जैसे रुकी तो आप आगे की तरफ झटका लगता है। आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? बिकॉज आप मोशन में होते हो। ठीक है। जब रुकती है तो आपकी बॉडी मोशन में होती है, तो आप आगे की तरफ झटका खाते हो। ठीक है। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ तो देखो, कभी देखा है कि मेटाडोर वगैरह से आप उतर के, या बस से आप उतर के, चलती बस से उतरना है, जब चलती बस से उतरते हो तो आप भागने लगते हो। क्यों? आप, ऐसा तो नहीं अगर आप आपको रोकने की कोशिश करो तो आप गिर जाओगे नीचे। इसका ये मतलब है कि हम जब बस के अंदर है तो हम भी मोशन में हैं, बट जब हम उतरने लगते हैं तो हम सोचते हैं हम रुक जाएंगे, बट हमारी बॉडी स्टिल मोशन में होती है, इसलिए हम भागते हैं। ठीक है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली डायरेक्शन, हमारी भी टेंडेंसी है कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे अनटिल उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। हम नहीं करेंगे चेंज। जैसे कि एक कर्व आ गया, समझ लो एक बस जा रही है और कर्व आ गया, तो जब आपने देखा होगा एक कर्व आ गया तो हम भी कर्व की साइड झुक जाते हैं, हम भी कर्व की साइड झुक जाते हैं, बिकॉज हम एक स्ट्रेट मोशन में चल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी भी सोचते हैं कि हम स्ट्रेट में चल रहे हैं, बट जब कर्व आ जाता है तो फिर हमें झुकना पड़ता है। ठीक है। अपने आप झुकते हैं, कोई वो नहीं है कि खुद से झुकते हैं, ये अपने आप होता है फिनोमेना। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? इसका क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप। देखो, लॉन्ग जंप अगर आप खड़े खड़े मारोगे तो आप कितनी दूर जंप मारते होगे, बट अगर आप पीछे से भाग के आओगे तो आपका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट तो आपका हिल जाएगा, आप मोशन में आ जाओगे। अब जब आपकी बॉडी की टेंडेंसी है मोशन की, जब आप जंप मारोगे तो आपकी बॉडी स्टिल मोशन में ही होगी। ठीक है। तो इसीलिए हम इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं, और लॉन्ग जंप हम, लॉन्ग LONG लॉन्ग जंप हम कर लेते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। एडवांटेज ऑफ, और 4 ऑप्शन थे, इसका आंसर था इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेंड टू कॉज द बॉडी टू, 4 ऑप्शन थे जिसका था टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन यही कहता है कि हम कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में, हमारे मोशन में हम किसी चीज़ को चेंज करने से रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इनर्शिया के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ थे। न्यूटन, हमारे जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे, थ्री लॉ। ठीक है। सबसे पहला लॉ था, और ये इसकी बिल्कुल एक वो है, एज इट इज़ है, कि एवरी बॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वही बात है जो मैंने आपको इनर्शिया में बताई थी, कि हम स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहते हैं या हम मोशन में ही रहते हैं जब तक हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो क्वेश्चन के रूप में आती है, कि ये पॉइंट नोट डाउन करो। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, बिकॉज ये वही जो मैंने वो इनर्शिया के बारे में बताया वही बता रहा है, और गैलीलियो भाई साहब ने दिया था, इसलिए इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ, और किसी का नाम, या बोथ A B या ऐसे करके आता है। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें फर्स्ट लॉ देता है। अब वो क्या होती है डेफिनेशन? देखो, फोर्स की डेफिनेशन है एनी एक्शन विच कॉजेज पुल और पुश। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन जो हमने सामने पढ़ी है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ बॉडी। देखो, फोर्स वो चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है, एक्सटर्नल कॉज है, जो बॉडी की मोशन, उसकी स्टेट को चेंज करता है। अगर वो रेस्ट में है, फोर्स मारो, बंदा बैठा है, उसको थप्पड़ मारो, गिर जाएगा नीचे। ठीक है।
या उसकी मोशन में है, फोर्स मारो तो शायद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, शायद उसका मोशन तेज हो जाए, मतलब कि उसकी स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। सो दैट इज फोर्स। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, ठीक है। मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और उसके अपोजिट में यहाँ लगा रहा हूँ, ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या कर रही है, इसको बैलेंस आउट कर रही है। रिजल्टेंट क्या है, जीरो। जैसे टग ऑफ वॉर है, समझ लो 3 बंदे यहाँ खड़े हैं, 3 बंदे यहाँ खड़े हैं, ठीक है। वो सेम फोर्स से यहाँ लगा रहे हैं, सेम फोर्स से यहाँ लगा रहे हैं, रिजल्टेंट क्या है, ये रस्सी हिल नहीं रही, ठीक है। सो दैट इज़ अ बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स होगी कि समझ लो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो भाई ये जीत जाएंगे, दैट इज़ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब दूसरा फिनोमिना है दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, ओके। देखो मोमेंटम को फील करो आप कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि समझ लो आप पढ़ रहे हो, तो बैठे बैठे समझ लो आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप बड़े अच्छे रट्टे मार रहे हो, ठीक है। कोई कोई समझ लो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप रट्टे मार रहे हो या पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई आपको डिस्टर्ब कर देता है, बाल खींच लेता है या आपको गाने तेज़ कर लेता है। आप कहते हो उसको, भाई मेरा मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं कर, मुझे पढ़ने दे। मोमेंटम क्या है, अब आप एक मोशन में आ गए हो, आप अपनी वो रट्टा मारने की शक्ति में आ गए हो, आप ऐसे कंसंट्रेशन है आपकी कि आप बस किसी को देख ही नहीं रहे, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप बोलोगे यार मेरा मोमेंटम क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन या इसको समझाने के हिसाब से बोलूँ तो दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी गतिशीलता है। हिंदी में अगर समझो, गतिशीलता मतलब कि कितना आप में मोशन है, आपकी मोशन को ये बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी। मोशन, अब बैठे हुए अब रट्टा मारना इज अ मेंटल मोशन, नॉट अ फिजिकल मोशन, ठीक है। बट इट इज स्टिल अ टाइप ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी है ये। इट इज़, यहाँ आप कह सकते हो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोसेस। देखो एक प्रोसेस है और उसका कुछ रेट से वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, बॉडी के अंदर कितना मोशन है या उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये मोमेंटम की एक समझने वाली एक डेफिनेशन बताई मैंने आपको। वैसे इसकी जो मेन डेफिनेशन, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ। मास इज व्हाट, केजी, वेलोसिटी इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। सो पी इज केजी मीटर पर सेकेंड, केजी इज व्हाट, एम, कैपिटल एम, m1, मीटर इज व्हाट, लेंथ l1, और सेकेंड नीचे है t1, तो t ऊपर गया t-1, ठीक है। तो दैट p, स्मॉल p के डायमेंशनल फार्मूला है m1 l1 t-1, ठीक है। तो ये आप इसका यूनिट जो है, यूनिट इज़ व्हाट इज़ केजी, कहाँ गया यार, 1 मिनट फर्स्ट, हाँ। तो यूनिट इज़ केजी मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फार्मूला इज m1 l1 t-1, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। अब इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। p इज इक्वल टू एम वी, ओके, ठीक है। अब इम्पल्स, एक और चीज़ है इम्पल्स। देखो कोई भी लार्ज फोर्स इन इन acts on a body for a very short period of time, acts on a body for a short time। मतलब कि आप खड़े हो और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, इतनी ज़ोर से मारा, बट थप्पड़ क्या हुआ, आपके मुंह में 1 सेकंड के लिए ही पड़ा, बट बड़ी लार्ज फोर्स से पड़ा। तो कहने का मतलब है आपको इम्पल्स फील हुआ, ठीक है। तो ये इसका लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इम्पल्स की जो है दैट इज़ एफ इंटू टी, फोर्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ये मैंने आपको फोर्स बता दी हुई है। फोर्स इज न्यूटन एंड टी सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला है इम्पल्स इज एफ इंटू टी, मतलब कि न्यूटन सेकेंड में। अब आप इसको निकाल सकते हो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, ये भी के जी मीटर पर सेकेंड पे जाएगा और इसका भी मोमेंटम की तरह सेम
डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन उसी को घुमा के पूछता है। क्वेश्चन ये था कि एक एयरपोर्ट में भाई एक सूटकेस है, वो ऑफलोड कर दिया है ट्रॉली से, बट वो वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ है जब तक उसको किसी ने पुश नहीं किया। तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देखो ध्यान से, एयरपोर्ट में एक सूटकेस है जिसको उतार दिया ट्रॉली में, बट वो वहीं पे पड़ा हुआ है, उतार के वहीं पे पड़ा हुआ है जब तक उसको कोई धक्का नहीं मार रहा। तो कौन सा लॉ है ये? तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट लॉ है, जो बताता है कि वो वहीं पे रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसका आंसर था फर्स्ट लॉ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कैसे घुमा के पूछा, और लोगों को जिसको बेसिक नहीं पता है वो ये क्वेश्चन छोड़ देगा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, मोमेंटम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट। मोमेंटम, देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ये साइन प्रोपोर्शनल ऐसे है, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट, रेट मतलब कि डिवाइड बाय टाइम। कहने का ये मतलब है कि मोमेंटम, बॉडी का मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। रेट मतलब कि डिवाइडेड बाय टाइम, रेट जब भी हो तो टाइम से डिवाइड कर देना, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में कितना मोशन है, जितनी ज़्यादा फोर्स मैं मारूंगा उतना ज़्यादा मोशन होगा। ठीक है, या उतने ज़्यादा रेट से आपकी बॉडी, उतना ज़्यादा मोशन आपकी बॉडी चेंज करेगी। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। ऑब्वियसली यार, एक बॉडी मूव कर रही है, मैंने ज़ोर से मारा उसको, तो उसका जो है उसकी अंदर जो मोशन है वो उतनी चीज़ से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यही सेकंड लॉ बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ऑफ द ऑल थ्री लॉज, सेकंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर तोड़ के बताऊं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एफ या प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसका अगर मैं इसको लिख दूँ, डेल्टा पी, पी क्या होता है, एम वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब वी अपॉन टी क्या होता है, ए, तो आ जाके इसका फॉर्मूला होगा एफ इजिकल टू एम ए। आपको कुछ जितना भी मैंने बताया मत याद करो, सिर्फ ये फार्मूला याद करो। तो फोर्स की डेफिनेशन है ये। ठीक है, फोर्स की ये डेफिनेशन, ये फार्मूला है एफ इजिकल टू एम ए। ये कहाँ से आया, एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका यूनिट है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है, अच्छा एफ इजिकल टू एम ए, एम क्या हुआ, के जी, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 न्यूटन इजिकल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप डायमेंशनली एनालिसिस कर दो, के जी इज़ वॉट, m1 मीटर l1 और t -2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन एनालिसिस हो गया। ओके देखो अब फोर्स अगर ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब देखो मास का भी ज़ीरो, एफ इजिकल टू एम है। अगर ये ज़ीरो है, अब मास तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तभी एफ ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो इफ़ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो बॉडी रेस्ट में है, यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब वी इज इक्वल टू यू, मतलब कि इनिशियल स्पीड भी वही है और फाइनल स्पीड भी वही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एफ ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब कि इनिशियल स्पीड भी वही है, फाइनल स्पीड भी वही है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लॉ में भी बताई थी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहता है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। यही चीज़ हमने सेकेंड लॉ में प्रूव कर ली। ठीक है, सेकेंड लॉ में यही चीज़ प्रूव कर ली, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ भी मिलता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन में पूछते हैं, सेकेंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन इन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ।
या नन, तो आपको सेकंड को मार्क करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। अच्छा, क्रिकेट प्लेयर जब कैच करता है तो हाथ पीछे की तरफ करता है। पीछे की तरफ क्यों करता है? क्योंकि वो उसका क्या होता है, मोमेंटम डिक्रीज करता है। देखो विद टाइम क्या होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा, तो जब वो पीछे करेगा तो थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देगा, और इम्पल्स जो है, इम्पल्स भी एफ इंटू टी होगी, ठीक है। इम्पल्स इम्पल्स भी थोड़ी वो कर देगा, अफेक्ट लोअर कर देगा उसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द बॉडी आइदर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कम्स टू रेस्ट। यही मैंने ऊपर बताया, एफ की वैल्यू 0 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ बाइक विद मास 125 kg एंड वेलोसिटी दिस। तो मोमेंटम इज व्हाट, p इज इक्वल टू एम वी। मास आपको दिया हुआ है 125 kg, वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 54 इंटू 5/18 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका मोमेंटम आ जाएगा, मास kg मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ मोमेंटम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब बॉडी कुछ नहीं कर रही होती है, तो उसका मोमेंटम 0 होता है, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, जब बॉडी रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या होगी, 0, मोमेंटम 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इनडायरेक्टली, और ये भी पूछा गया, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। चलो अब आगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लास्ट स्लाइड है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, और ये सबको याद ही होगा ऑलमोस्ट, बड़ा सिंपल सा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एंड बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। आप दीवार को मुक्का मारते हो तो आपको दर्द होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दीवार को नहीं दर्द होती, बट वो लिविंग थिंग नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। आप उसको 10 न्यूटन की फोर्स से मुक्का मार रहे हो। अच्छा, पहले मैं आपको ना न्यूटन की एक डेफिनेशन बताना भूल गया। अगर मैंने इसको बोला F फिजिकल टू एम ए, एफ को हम न्यूटन में डिनोट करते हैं, और एम को केजी में करते हैं, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चला दे। मतलब कि 1 kg मास अपने सामने रखो और उसको ऐसी लात मारो कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से उस क्वांटिटी से चले, तब मैं कहूँगा कि जो मैंने लात मारी वो 1 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो अब थर्ड लॉ पे वही आते हैं कि भाई उसने भी सेम रिएक्शन दिया जो हमने उस पर एक्शन किया, बट दोनों डिफरेंट बॉडीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सेम बॉडी नहीं है, आपने अपने आप को ही चांटा मार दिया तो वो एक सिस्टम आता है, ये 2 सिस्टम नहीं आता, ठीक है। तो ये डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इस थर्ड लॉ के क्वेश्चन आते ही इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वॉकिंग सबसे एक फिनोमिना है, बड़ा एक सिंपल सा फिनोमिना है कि भाई हम चल रहे हैं, तो हम जब ज़मीन पे ज़ोर से कदम रखते हैं तो ज़मीन हमें ऊपर की तरफ पुश करती है, इसलिए हम चलते हैं। आप देखना, आप चल चल के देखना तो आपको समझ आएगा कि आपने एक ज़मीन को नीचे पुश किया तो आपको ऊपर पुश मिला, मतलब कि ज़मीन ने आपको उतनी फोर्स पे ऊपर उठाया, ठीक है। स्विमिंग में क्या है कि आपने पानी को क्या पीछे फोर्स लगाई तो पानी ने आपको आगे कर दिया, तो ऐसे ही स्विमर स्विम करते हैं। अच्छा, अब सैंड में क्या है कि हमें डिफ़िकल्टी होती है चलने में, क्यों? जब हम सैंड में चलते हैं तो सैंड हमें उतना ही रिएक्शन देती है, बट उस रिएक्शन के चक्कर में सैंड बिखर जाती है, ठीक है। तो एक स्टेबल सरफेस नहीं है सैंड, स्टेबल सरफेस होती तो हमें उतना ही रिएक्शन देती। कीचड़ है, कीचड़ में भी हम आसानी से नहीं चल पाते क्योंकि कीचड़ भी बिखर जाता है, इसलिए हमें सैंड में चलने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन, जब हम गोली मारते हैं तो पीछे की तरफ आती है, वो पीछे की तरफ क्यों आती है? क्योंकि जब गोली आगे से निकलती है तो जो फोर्स उसको आगे बढ़ा रही है वही फोर्स पीछे रिएक्ट करेगी, तो हमारे कंधे पे लगती है जोर से, ठीक है। अब एक आदमी है, वो स्टोन पे किक मारता है तो उसका पैर टूट जाता है, क्यों? क्योंकि जितनी ज़ोर से किक मारेगा स्टोन भी उसको उतनी ज़ोर से दर्द देगा, ठीक है। आपको दर्द लात मारने पे नहीं होती है,
आपको उसके रिएक्शन से दर्द होते हैं, ये बात याद रखना। अगर आप दीवार पे मुक्का मार रहे हो तो आपकी फोर्स से आपको दर्द नहीं होगी, आपको दीवार ने जो फोर्स दी है उससे आपको दर्द होगी। ठीक है, ओके। अब एक और चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान करो। जो मोमेंटम है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोमेंटम की क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि फोर्स कोई भी एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगती। अगर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगे तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है और कंजर्व रहता है, डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब कि अगर कोई फिनोमेना हो रहा है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, जैसे कि दो ट्रेनें टकरा रही हैं, ठीक है, हेड हेड टू हेड कोलिजन हो रही है, यहाँ से एक आ रही है यहाँ से एक आ रही है, अब एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगी नहीं, बस अपनी गलती से टकरा गई, तो जो इसमें इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा प्लस इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो टकराने के बाद भी कंजर्व रहेगा। इसलिए उसका ये इफेक्ट होगा कि वो मोशन को बचाने के चक्कर में ये यहाँ पटरी से यहाँ गिर जाएगी, ये यहाँ गिर जाएगी, या इसमें इसका कंप्रेस हो जाएगा डब्बा, या इसका कंप्रेस हो जाएगा डब्बा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो पूरा मोमेंटम वैसे रहता है, मोमेंटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसकी एग्जांपल पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जांपल का, कि जो रॉकेट है, जो रॉकेट चलता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको आंसर देना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे, जब रॉकेट है, ये समझ लो ये रॉकेट है, तो जब उड़ता है तो नीचे ऐसे ऐसे पुश देता है, एक पुश देता है, तो जब ये पुश दे रहा है तो ये पुश से इसको ऊपर थ्रस्ट मिल रही है, ऊपर ये उड़ पा रहा है, तो इसमें इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुई। ठीक है, हमने तो कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं की, ये अपने सिस्टम से ही चल रहा है और अपने सिस्टम से उड़ रहा है, तो इसीलिए जो मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है, जिसकी वजह से ये उड़ पाता है ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखो, जो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से चलता है। अब जैसे बॉम्ब है, जब वो फटता है और छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो छोटे छोटे पीसीज हैं उसका भी मोमेंट, जहाँ मैं बोलूँ अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स, तो टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इज, बताओ, वो कंजर्व रहता है उसका मोमेंटम। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन ये भी सेम इज ज़ीरो। ठीक है, उसका कोई मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, वो वैसे ही रहता है ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि वो ना कोई मोशन में था और ना ही उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की, तो उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो ही रहा। रिकॉइलिंग ऑफ गन भी उसकी एक एग्जाम्पल हो गई। तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद करनी है, एग्जाम्पल्स के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आए हैं। जैसे पूछा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ कौन कौन सी फोर्सेस को अप्लाई होता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने जैसे आपको बताया यूनिवर्सल है, दुनिया में हर चीज़ पे अप्लाई होता है। तो इसका जितनी भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, सब पे अप्लाई होता है। तो तीन चार ऑप्शन थे, पहले में ग्रेविटेशनल था, इलेक्ट्रिक था, मैग्नेटिक था, और फोर्थ में ऑल ऑफ दिस था, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन था थर्ड लॉ अप्लाई टू बॉडीज, फर्स्ट इन रेस्ट, सेकेंड इन मोशन, थर्ड इन रेस्ट और इन मोशन, या फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर था थर्ड, इन रेस्ट और इन मोशन। थर्ड लॉ दोनों बॉडीज़ में अप्लाई होता है, अगर रेस्ट में भी बॉडी हो तब भी अप्लाई होता है, मोशन हो तब भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया थर्ड लॉ, न्यूटन के सारे लॉ पढ़ लिए, और लॉज ऑफ मोशन बता दिया आपको, थोड़े फिनोमिना बता दिए आपको, एग्जांपल्स बता दिए आपको, डेफिनेशंस बता दी, फोर्सेस बता दिए आपको, मोशन के बारे में बता दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, और टर्म्स जो से रिलेटेड थे सब बता दी। तो आई थिंक इस चैप्टर में दैट वाज मोर देन इनफ। और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस पीपीटी को मैंने बड़े मेहनत से बनाया है, और इसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर थे सबको ध्यान में रख के सबको इस पीपीटी में घुसाया है, और आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर इतना ही करोगे दैट इज़ मोर देन इनफ, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा इसका। और कमेंट बॉक्स में आप
बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो फिर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरी वीडियो देखें, और आप और भी क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि देखो प्रैक्टिस ही है, अब ज़रूरी थोड़ी ना जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आएंगे, बट ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है और जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटर रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।